चलिए आगे बढ़ेंगे तो आजम खान के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई के तहत केस दर्ज कराने का आरोप लगाया है। आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के निशाने पर खास तौर से समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान है, जिन पर रोज फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें इस तरह से परेशान किया जा रहा है। अखिलेश ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि भाजपा सरकार को याद रखना चाहिए, राजनीति में विद्वेष की भावना की कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की समान भूमिका होती है। अखिलेश ने यह भी कहा कि मोहम्मद आजम खान सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो रामपुर से 10 बार विधायक, 3 बार सांसद, राज्य सरकार में कई बार मंत्री और नेता विपक्ष रहे। ऐसे में भाजपा ने उनकी राजनीति में किनारे करने की जो साजिश रची है वो उन पर भारी पड़ेगी। प्रदेश की जनता भाजपा के अनैतिक आचरण को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आजम खान को लेकर जो फैसला आया है, और देखिए भाजपा पर निशाना साधा अखिलेश ने। भाजपा जब सत्ता में आई है, विपक्ष के प्रति उसकी बदले की कार्रवाइयां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन विपक्षी नेताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रति भाजपा का रवैया दुश्मन जैसा है, ये लोकतंत्र में अवांछनीय है। और आगे अखिलेश कहते हैं, भाजपा सरकार के निशाने पर मुख्य रूप से रामपुर के लोकप्रिय समाजवादी नेता मोहम्मद आजम खान साहब हैं, जिन पर रोज फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं। उन्हें हर तरह से परेशान किया जा रहा है। मोहम्मद आजम खान साहब भाजपा सरकार की आंखों में इसलिए खटकते हैं क्योंकि वो सांप्रदायिक ताकतों के धुर विरोधी हैं और लोकतंत्र तथा समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध हैं। रचनात्मक कार्यों में उनकी विशेष रुचि है। मोहम्मद आजम खान संविधान और धर्मनिरपेक्षता के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले नेता रहे हैं। मोहम्मद आजम खान नफरती राजनीति के विरोधी थे और इसीलिए वे भाजपा की आंख की किरकिरी बन गए हैं। विधानसभा में उनके अटकाए तत्वों और तीखे बयानों में भाजपा नेता असहज रहते थे और इसीलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र के बीज बोए जाने लगे हैं। तो आजम खान को लेकर ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने लिखी। हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई है। तमाम मुकदमे झेल रहे आजम खान की अब विधायकी भी जा चुकी है और ये खबर सामने आते ही रामपुर में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने जोरदार जश्न मनाया। दियों और आतिशबाजी का त्योहार दीपावली तो 24 अक्टूबर को था, लेकिन रामपुर में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कल सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाने पर ऐसा जश्न मनाया मानो दीपावली वापस आ गई। हेट स्पीच के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को मिली 3 साल की सजा के बाद कल विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आजम खान की विधायकी रद्द कर दी गई, जिसका जश्न भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने अपने समर्थकों के साथ पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर मनाया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है कि बाप और बेटा इन दोनों की विधायकी का जाना और दोनों की विधायकी न्यायालय के माध्यम से जाना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ है। ये दर्शाता ये है कि आजम ने गलत तरीके से राजनीति की और गलत दिशा में राजनीति। आजम खान पिछले विधानसभा चुनाव में रामपुर सदर सीट से भाजपा नेता आकाश सक्सेना को हराकर विधायक चुने गए थे, लेकिन अब उनकी सदस्यता जाने के बाद एक बार फिर रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव होंगे और ऐसे में आकाश सक्सेना फिर से रामपुर सदर सीट से पार्टी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। आजम के जो अत्याचार हैं, आजम के जो जुल्म हैं, वो रामपुर का बच्चा जानता है और अगर इसकी आवाज़ अगर हम नहीं उठाते तो कोई और उठाता, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात है। और जब आजम के जुल्म ये रहेंगे तब तक ये आवाज़ उठेगी और आजम के विरुद्ध खिलाफ दर्ज करीब 80 मुकदमों में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ही पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि हेट स्पीच मामले में मिली सजा के बाद अब आजम खान के और भी मामलों में जल्द फैसले आने शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे। औरैया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भीषण आग लग गई। घटना दिव्यापुर थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। अस्पताल में आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया।
तो मुख्यालय है दिव्यापुर औरैया में और यहाँ पर देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लग गई। हालांकि फौरन जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी वो मौके पर पहुंची और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो आग लगी थी उस पर काबू पाया गया। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और सीट पर भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर है और इसीलिए समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ने अपनी ताकत झोंक दी है। लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा और भाजपा दोनों दलों के नेताओं ने कैंप करना शुरू कर दिया है। भाजपा की तरफ से खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मोर्चा संभाल रखा है और लगातार जनसंपर्क और लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं। हमारा संगठन का स्ट्रक्चर बूथ तक है और हम अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और जनता से उनके संपर्क संवाद के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। आज कार्यकर्ताओं की बैठक थी इस सेक्टर की और हमें चुनाव तक क्या क्या काम करने हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जनसमर्थन के साथ हम लोग विधानसभा में पहुँचें। तो इसकी आज बैठक में हम लोगों ने की है और मुझे विश्वास है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। अमन गिरी जी के बाद उनके बेटे अमन गिरी जी पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से विधानसभा में निर्वाचित होकर 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लखीमपुर पहुंचने वाले हैं, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि रविवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गोला गोकर्णनाथ में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। इसके पहले कई और भाजपा विधायक और नेता बूथ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मैंने देखा, लोगों से मिल रहा था, रास्ते में मुलाकात हो रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो एक तरफा चल रहा है। बिल्कुल केवल योगी जी, मोदी जी और अरविंद गिरी जी का जो नाम है, उनके जाने के बाद पता चला कि वो कितना बड़ा नाम छोड़ गए अपने पीछे, और वो नाम अब आपको चुनाव में प्रदर्शित होगा। और जब जिस दिन रिजल्ट दिखेगा, यहाँ की जनता बता रही है, जनता की मुस्कान, जनता के चेहरों के उल्लास बता रहा है कि अरविंद गिरी जी को जो श्रद्धांजलि वो अर्पित कर रहे हैं, अमन गिरी बहुमत से, भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, विधायक लालजी वर्मा समेत कई नेता सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, क्योंकि अब गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए 1 नवंबर को प्रचार का शोर थम जाएगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो मेरठ में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। कोरोना संकट के दौरान कुछ लोगों को मदद दी गई, लेकिन फिर उन पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। मेरठ में चल रही प्रार्थना सभा में मौजूद ये लोग मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन कुछ लोगों पर आरोप है कि गरीबी और बेबसी से निकालने का झांसा देकर इन लोगों को साजिश के तहत हिंदू से ईसाई बना दिया गया। 450 लोगों का मामला है, जिसमें 250 लोग से ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं। उनका वेशभूषा जो है वो हिंदुओं वाली है, लेकिन वो मान रहे हैं प्रभु यीशु को। आप देखिए, और इसमें मेरा मानना है जिनके खिलाफ FIR हुई है उनकी क्या गलती है? जिन लोगों को धर्म कन्वर्ट करा, जिन लोगों ने, उनको तो लोभ लालच दिया गया, किसी को भी दोगे वो कर लेगा। गलती तो मेन उनकी है ना, जो दिल्ली में बैठे हुए गैंग चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना संकट के दौरान रुपयों और अनाज की मदद देकर लंबे वक्त से इस मलिन बस्ती के इन लोगों को एक अस्थायी चर्च में प्रार्थना के लिए बुलाया जाता रहा, लेकिन जब धर्मांतरण के आरोपियों ने इन लोगों को दीपावली पर पूजा पाठ करने से रोका, तो इन लोगों ने मामले की शिकायत स्थानीय नेताओं और पुलिस से की। गरीब आदमी का धर्म परिवर्तन करवा रहे जबरदस्ती करके, सर, गुमराह करके, पैसे का लालच दे गया, मतलब तेल, आटा, राशन पानी ऐसे करके। आपको नहीं पता था ये मदद किस लिए की जा रही है? ना, हमें तो लॉकडाउन की वजह से कहाँ मदद होता, सब दे रहे थे खाना, गरीब आदमी है, कोई इधर से दे रहा, कोई इधर, अब हमें क्या पता ऐसे कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज करके पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की गहराई से पड़ताल में जुट गई है। इनका ये भी कहना है कि इनको चर्च भी ले जाने लगे। इसके बाद दिवाली के समय जब ये लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा शुरू किए, तो कुछ लोग इनके पास आकर कहे कि आप लोगों ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली है, अब आप लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करें और इन मूर्तियों को तोड़ दें। इस तरह की एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी। एप्लीकेशन के आधार पर थाना ब्रह्मपुरी पर अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया। पुलिस ने अस्थायी चर्च की जांच के दौरान वहां से वीडियो पर्चे और रजिस्टर भी बरामद किए, जिसमें हिंदू से ईसाई बनाए जा चुके लोगों के नाम दर्ज हैं। मेरठ से ABP गंगा के लिए तनुज शर्मा की रिपोर्ट।
और वहीं इस मामले में अब भाजपा और समाजवादी पार्टी भी आमने सामने आ गए हैं। सरधना से पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने धर्मांतरण के तार विदेशी मिशनरी से जुड़े होने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने इस मामले में भाजपा पर धार्मिक रंग देने का आरोप लगाया है। मुझे लगता है ये पुराना मामला चलता आ रहा है और वही अब आके लोगों की जानकारी में आया है और इसके पीछे कुछ और भी है, तो वो पुलिस उसमें भी जांच कर रही है। आप निश्चित रहिए, ये नजीर बनेगा। मैंने जैसा भी आपको बताया, चूंकि कार्रवाई होगी। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था और लोग कुछ नहीं कर पाते थे। इसमें जेल जाएंगे, रासुका लगेंगे, इन पे देशद्रोह के मुकदमे लगेंगे, ये जेल से बाहर भी नहीं आएंगे ये लोग। जाति धर्म पर आधारित पूरी पॉलिटिक्स कर रही है। इनके अपने ही लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। आप कहीं पर जाकर देख लीजिए, ये पहले इश्यू बनाते हैं जिससे जातीय धार्मिक उन्माद बने और फिर उस इश्यू को ऐसे करके जनता को दिखाते हैं जिससे उनको नजर आए कि हम लोग बहुत सख्त हैं, हम बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव पर बड़ी खबर है। जाति विशेष के पुलिस अधिकारियों की छुट्टी पर सवाल उठाए गए हैं और सपा ने ट्वीट करके प्रशासन पर निशाना साधा है। जाति विशेष के पुलिस अधिकारियों को जबरन छुट्टी पर भेजने का आरोप लगाया है। सपा ने चुनाव आयोग से मामले में संज्ञान लेने की भी अपील की है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है जिसमें प्रशासन पर साफ तौर पर निशाना समाजवादी पार्टी साधती हुई नजर आ रही है। जाति विशेष के पुलिस अधिकारियों को जबरन छुट्टी भेजने का आरोप लगाया गया है और इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी की तरफ से संज्ञान लेने की भी अपील की गई है। तो देखिए, ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया है, इसमें लिखा है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। और लिखा गया है कि एक जाति विशेष के पुलिस कर्मियों को छुट्टी पर भेजा गया है, निंदनीय है और इसको लेकर चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग भी की गई है। ट्वीट आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, प्रशासन पर निशान साधा गया है। और नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, ये जो आरोप ट्विटर पर लगाए गए हैं ट्विटर के जरिए, क्या ये चीज जमीन पर दिख रही है? क्या लखीमपुर और गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी ये चीज चर्चा का विषय है, चर्चा में है? हाँ बिल्कुल अवधेश, आपको बता दें यहाँ पे जो चुनाव के दौरान जो है कई सीओ, इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज का तबादला किया गया है। यह नहीं गया है, ये जो है खुद स्वयं छुट्टी ली है। कारण बता रहे हैं कि पारिवारिक कोई बीमारी का या खुद की बीमारी का, इस तरीके से कई जो एक ही बिरादरी की छुट्टी ली गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट भी इस पर किया है, लेकिन वहां का कहना है, आज कई लोग पुलिस के अधिकारियों से जो अंदर से बात हुई वो बता रहे हैं कि जो छुट्टी ली है चौकी इंचार्ज, उसके अतिरिक्त भी कई यहाँ पर दरोगा, सब इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, वो भी यादव हैं। इस तरीके से स्वयं की जो है प्रॉब्लम थी, इसलिए छुट्टी उनको दी गई है। हालांकि एक साथ में चुनाव के दौरान इस वक्त का मामला ये सामने आया है, तो प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान उठना है। बिल्कुल शुक्रिया नवीन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो दोनों पक्ष सामने हैं और अब चुनाव आयोग से अपील की है समाजवादी पार्टी। मेरठ में नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सक्रिय रहे चर्चित गौ तस्कर अकबर बंजारा की संपत्ति कुर्क कर दी गई। बंजारा ने पूर्वोत्तर में तस्करी से कमाए रुपए से मेरठ में आम के बगीचे, कोठी, घर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर लिया। असम सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अकबर बंजारा गोवंश और गोमांस की तस्करी का नेटवर्क खड़ा किया था और उसी काली कमाई की बदौलत अकबर बंजारा ने मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद और आसपास के जिलों में करोड़ों की अवैध संपत्ति खड़ी कर ली थी। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े पशु तस्कर डॉन रहे अकबर बंजारा और उसके भाई सलमान की मौत के बाद अब मेरठ पुलिस का जो एक्शन है वो और कड़ा होता जा रहा है। आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ करीब 19.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की अकबर बंजारा और उसके परिवार की जो संपत्ति है उसको मेरठ पुलिस ने कुर्क कर लिया है। और इसी के साथ ही जब 19.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई तो इस संपत्ति की निगरानी करने के लिए देखिए किस तरीके से एसओ फलावदा, तमाम आसपास के थाने की जो फोर्स है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। और अकबर बंजारा उसके परिवार ने नॉर्थ ईस्ट में गो तस्करी से अरबों की जो संपत्ति बनाई उसे वैध करने के लिए मेरठ में घर, मार्केट, जमीन, बाग बगीचे खरीदे थे। करीब 52 बीघे का जो बाग है, करीब उसकी जो कीमत है वो 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और 18 करोड़ रुपए कीमत का जो 52 बीघे का बाग है उसको मेरठ पुलिस ने कुर्क किया। उसके बाद 80 लाख रुपए कीमत का एक मकान कुर्क किया है। इतना ही नहीं, अकबर बंजारा ने मेरठ के पौष इलाके में कोठी के अलावा कई और इलाकों में गो तस्करी से प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन एक के बाद एक पुलिस ने बंजारा की संपत्तियों की पहचान शुरू कर दी।
मेरठ के पौष इलाके शास्त्री नगर में करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की जो कोठी है वो भी अकबर बंजारा की है। करीब 30 से 40 बीघे जो खेती की जमीन है वो भी अकबर बंजारा की है और उसके साथ साथ कई और मकान और कई और प्रॉपर्टी के बारे में भी पुलिस को पता चला है। अकबर की मौत के बाद उसके भाई शमीम ने अब गैंग और कारोबार दोनों की कमान संभाल ली है, लेकिन मेरठ पुलिस ने अब पूरे गैंग की कमर तोड़ने की मुहिम तेज कर दी है। गाजीपुर में गांव की महिलाओं ने अपने ग्राम प्रधान पर दबंगई का आरोप लगाया है। महिलाओं का आरोप है कि प्रधान ने रंगदारी न देने पर महिलाओं को उनके पुश्तैनी काम को बंद करने की धमकी दी है। बेटा सवाल है सर, हम लोग हर दरवाजा खटखटाएं, कहीं हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। बस हम लोग को यही करना है कि हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी प्रोग्राम करते हैं, मई, जून, जुलाई ये सब प्रोग्राम हम लोग करते हैं। ये महिलाएं गाजीपुर के बासुका गांव की रहने वाली है, जो नृत्य संगीत से अपना घर चलाती है, लेकिन 2 महीने से इन महिलाओं का काम बंद है, जिसकी वजह है बासुका गांव का प्रधान, जिस पर इन महिलाओं ने आरोप लगाया है कि प्रधान ने काम जारी रखने की एवज में उनसे रंगदारी मांगी है। हम लोग 2 माह से परेशान हैं, ज़्यादा ही हो गया है 2 माह से। हम लोग जो है कला संस्कृत पारंपरिक है, हम लोग मुजरा करते हैं और मनोरंजन का कार्य करते हैं, और इसको जो है हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं उनके थ्रू जो है रोका जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। और भी लोग हैं, अन्य लोग और भी हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो इसको जो है वैध बता रहे हैं कि ये अवैध है, आप लोग जो है धंधा करती हैं और धंधे में सम्मिलित हैं, और ये हम लोग धंधा नहीं करते। हम लोग ये भी कहे कि आप जांच करा लें, देख लें। नृत्य संगीत गाजीपुर के बासुका गांव में रहने वाली इन महिलाओं का पुश्तैनी पेशा है और इस काम के लिए प्रशासन की तरफ से उन्हें बाकायदा लाइसेंस भी मिला हुआ है, लेकिन महिलाओं का आरोप है कि ग्राम प्रधान समेत दर्जनों लोग उनके पुश्तैनी काम को बंद करने में लगे हुए हैं। उनके पास रजिस्टर्ड संस्था है, उनको अनुमति प्राप्त हो चुका है। नृत्य गायन और वादन के लिए इनको लाइसेंस मिला हुआ है। कुछ गांव के लोगों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, उनको नृत्य गायन और वादन से रोका जा रहा है, जिसके तहत हमारे द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि विधिक कार्रवाई इसमें अमल की जाएगी। आप लोग अपने रजिस्टर्ड संस्था और मान्यता प्राप्त होने के कारण ये कार्रवाई कर सकती हैं। हालांकि इस मामले में आरोपी प्रधान ने अब तक अपना पक्ष नहीं रखा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इन महिलाओं को बेहिचक अपना काम जारी रखने और आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, दीपावली बीत गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रदूषण घटने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। नोएडा और लोनी में तो प्रदूषण अपने चरम पर है। हालत ये है कि हवा की गुणवत्ता के मामले में दुनिया के 10 सबसे बदतर शहरों में नोएडा समेत यूपी के कई शहर शामिल हैं, जहां हवा की गुणवत्ता सीवियर यानी कि गंभीर चिंताजनक हालत में है। नोएडा तीसरे नंबर पे है, जबकि गाजियाबाद चौथे स्थान पर है। अगर गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों की बात की जाए तो गाजियाबाद का वसुंधरा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र है इस समय, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है 423। वहीं गाजियाबाद के अगर इंदिरापुरम क्षेत्र की बात की जाए तो गाजियाबाद का इंदिरापुरम क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 376। एक्यूआई इंडेक्स की टैली पर नजर डालें तो नोएडा और गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब है। PM 2.5 का स्तर भी दोनों शहरों में चिंताजनक स्तर पर है। आज शाम 4 बजे तक गाजियाबाद की वसुंधरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 रहा, तो गाजियाबाद का लोनी 370, नोएडा 402, कानपुर 282 और लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 रहा। दीपावली में इस बार बहुत कम पटाखा फूटा है, लेकिन फिर भी बहुत ही पॉल्यूशन है। हम अभी वॉक पे निकल रहे हैं तो 2-4 दिन से ऐसा लग रहा है गले में बहुत हिचन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक होने पर लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। प्रदूषित हवा में सांस लेना मानो सिगरेट पीने के बराबर है, जो छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक है। नगर निकायों में मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर के माध्यम से सड़कों की नियमित सफाई के साथ पानी छिड़काव का निर्देश दिया गया है। कई शहरों में एंटी स्मॉग गन का भी प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मास्क लगाना कारागार साबित हो सकता है, जिससे प्रदूषण से काफी हद तक खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।